Hello students, first all of you, happy Diwali and happy New Year also. How was your Diwali celebration and New Year? इस बार कोरोना की वजह से आप लोग इतना एंजॉय नहीं कर पाए होंगे, पर फिर भी साल भर का त्यौहार है और दिवाली जैसे त्यौहार को तो सभी लोग एंजॉय करते हैं। बाहर किसी ने एंजॉय नहीं किया होगा, पर घर में तो सबके यहाँ नई नई वैरायटीज़ बनी होगी, पूजा हुई होगी, क्रेकर्स भी आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे, वेकेशन भी आप लोगों ने एंजॉय किया है ना। कल एग्ज़ाम आप लोग की स्टार्ट हुई, एग्ज़ाम देने के बाद में तुरंत ही आप लोगों का वेकेशन लग गया। 21 डेज़ का वेकेशन था, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। नाउ स्टडी स्टार्ट। फाइनल एग्ज़ाम के लिए अब हम लोग को कोर्स भी कंप्लीट करना है एंड उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, वंस अगेन हैप्पी दिवाली एंड न्यू ईयर। Hello students, myself Monica Sharma from Image English School, Standard 8th, सब्जेक्ट हिंदी में फ़र्स्ट सेमेस्टर के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड सेकंड चैप्टर में मैंने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर और 8 नंबर चैप्टर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है एंड एक्सरसाइज इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। नाउ वी लर्न चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। इसके ऑथर हैं शंकर दयाल जी शर्मा। ये शंकर दयाल जी शर्मा हैं, ये इसके ऑथर है और ये भारत के 9वें राष्ट्रपति थे श्री शंकर दयाल जी शर्मा और इनका जन्म भोपाल में हुआ। भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MA LLB की उपाधियाँ प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म मतलब जो कार्य करते हैं, हम जो कार्य करते हैं वो उसको ईश्वर मानते थे और कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य, समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा, ये सब इसमें समाये हुए हैं। लेट्स स्टार्ट। लाल बहादुर शास्त्री भारत के लोकप्रिय नेता थे और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद से वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने और इस पद पर वे केवल 19 महीने उन्होंने इस पद पर कार्य किया।
इस दरमियान देश कठिन परीक्षा की घड़ी से गुजरा। पाकिस्तान ने उस समय भारत पर आक्रमण कर दिया था और भारतीय सेनाओं ने उसका मुंह तोड़ उत्तर भी दिया, जवाब दिया उनको। सारी दुनिया ने शास्त्री जी के नेतृत्व का लोहा माना। लोहा माना मतलब सामना करना, हर एक कठिनाई का उन्होंने सामना किया। इस पाठ में लेखक ने कर्म को ही ईश्वर मानने वाले शास्त्री जी के व्यक्तित्व का सुंदर विश्लेषण किया है। ये लाल बहादुर शास्त्री जी है और इनको कर्मयोगी कहा गया है। चलिए लेट्स स्टार्ट। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। उपयुक्त है मतलब सही है। इनके नाम के साथ में क्या वर्ड जुड़ा हुआ है? कर्मयोगी। कर्मयोगी मतलब ये कर्म को ही ईश्वर मानते थे और कर्म में ही विश्वास रखते थे, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छुपा हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री जी क्या थे? सामान्य परिवार के थे और सामान्य परिवार से उठकर इन्होंने फिर बाद में क्या बने? ये देश के प्रधानमंत्री बने। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं। नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं, जो भाग्य में होगा, जो किस्मत में होगा वो अपने आप होगा, वो तो होना ही होगा। पर ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। हमको तो परिश्रम तो करना ही पड़ता है जीवन जीने के लिए। संघर्षों का सामना भी करना पड़ता है, कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। उसके बाद ही इंसान को अनुभव होता है और वो हर कार्य में सफल होता है। जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेलियों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा था। इनको क्या था? इन्होंने कभी अपने हाथों की लकीरों के ऊपर विश्वास नहीं किया। इन्होंने हमेशा अपने परिश्रम पे और अपने कर्म में जो ये कार्य करते हैं उनको, उसके ऊपर ही इनको भरोसा रहा और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। क्या कहा जाता था इनको? निष्काम कर्मयोगी। नेक्स्ट, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती थी। कौन कौन सी तीन बातें? पहला है उनके उद्देश्य के प्रति उनकी जो दृढ़ आस्था थी वह। सेकंड, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का उनका जो भाव रहता था वो। और उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, मतलब कोई भी काम किया है तो पूरे समर्पण के साथ किया उन्होंने। ये तीन बातें उनकी मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीति क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या अन्य किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। मतलब आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो आपको निष्ठापूर्वक करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए और उसमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलती है। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है ना। शास्त्री जी ने क्या किया? पूरे जीवन क्या किया है? श्रम किया, मतलब काम किया, मेहनत की
परिश्रम किया और लोगों की सेवा की और अपना जीवन सादगी से ही उन्होंने जिया है। यह इनके क्या है, अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन भावों का एहसास हो जाता था। उनके व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीति विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की आकांक्षा को पूरा किया। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। शास्त्री जी की क्या विशेषता थी कि वो एक सामान्य मतलब एकदम नॉर्मल परिवार में उनका जन्म हुआ था और उन सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, उनका लालन पोषण हुआ और जब वे देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे सामान्य की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, सामान्य ही बने रहे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आया। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे, है ना। ये जो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी ये किनसे प्रभावित थे? महात्मा गांधी जी, जो कि बापू के नाम से जाने जाते हैं, उनसे बहुत ही प्रभावित थे और उन्होंने सन 1951 में उन्होंने पढ़ाई छोड़ी थी। और शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं के आदर्शों पर चलते रहे, उनके नियमों पर चलते रहे, उनकी बातों को ध्यान में रहकर ही वो आगे कार्य करते रहे तथा औरों को भी इसके लिए उन्होंने बहुत प्रेरित किया। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। पृथ्वी के वारिस कौन होंगे? जो लोग विनम्र होते हैं, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल के विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर भारत आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। उन्होंने क्या करा, अपने 17 वर्ष की उम्र में ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और स्कूल छोड़कर वे बाहर आ गए वहाँ से और इसके लिए वे काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। और उनका मन हमेशा देश की आज़ादी के लिए और देश के लिए सामाजिक कार्य को उसमें ही उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो देश के और समाज के लिए ही कार्य करने लगे। और उसका परिणाम यह हुआ कि 1926 में वे लोकसभा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य बने रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्वार के काम में अपने आप को लगाया। अछूतोद्वार मतलब छूत अछूत, जो मतलब कोई ऐसे वर्ग के लोग होते हैं जिनको छूना भी पाप समझा जाता था, अछूत मानते थे उनको, बहुत से लोग छूते नहीं थे। तो ये वाला भेदभाव भी उन्होंने हटाया और इसके ऊपर उन्होंने काम किया।
यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। कब जेल गए वो? 1930 में जब उन्होंने ये नमक कानून तोड़ो आंदोलन में जब भाग लिया था तब वे जेल गए। और वो कब तक ये यात्रा जेल की उनकी कब तक चली? 1942 तक, मतलब 12 साल, 12 ईयर्स तक उन जेल यात्रा की उन्होंने निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इन 12 वर्षों में वो कितनी बार जेल गए? 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी। जब वो 1942 में जेल गए तब कितने साल के लिए गए थे? 3 साल के लिए गए थे। वो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे, 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदार उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। जिसके बाद 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका में किसी न किसी रूप से जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि इंदिरा गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। इंदिरा गांधी ने क्या करा? उनको अपना राजनीतिक गुरु मान लिया और उन्हीं के हिसाब से उन्होंने राजनीतिक जीवन शुरू किया। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनका पद ऊंचा था, इसलिए वो कभी भी उन्होंने ऐसा फील नहीं किया कि मेरा पद ऊंचा है तो मैं भी बड़ा हूँ। ऐसी भावना उनकी कभी नहीं रही। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं।
इसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। उन्होंने किस हिसाब से काम किया? उन्होंने इस तरह से काम किया कि वह जनता के शासक नहीं है, मतलब जनता से उनको शासन नहीं करवाना है, बल्कि उनको जनता की सेवा करनी है। तो वो क्या बन के रहे? जनता के सेवक बन के रहे। ऐसी भावना से उन्होंने कार्य किया और उनको अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली, उसके साथ ही साथ सारे देश में भी उनको लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियताएं प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत मतलब फेयरवेल पार्टी, विदाई समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। क्या कहा था उन्होंने ये कहा कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो भी हो, मतलब आप भविष्य में कुछ भी बनना चाहते हो, पर आप में से प्रत्येक को, सब व्यक्तियों को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले इस देश के नागरिक हो। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए। और हमारा देश प्रजातांत्रिक है। देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। चलिए कंप्लीट दिस चैप्टर। इस तरह शास्त्री जी कहते थे कि आपका कर्म क्षेत्र कोई भी हो, सबसे पहले आप कौन हैं? सबसे पहले आप देश के नागरिक हैं और संविधान ने आपको सब कुछ अधिकार दिए हैं, तो कुछ कर्तव्य भी सौंपे हैं। आपको जो स्वतंत्रता मिली है उसका उपयोग आपको देश और समाज के हित में होना चाहिए। उसका उपयोग काय में होना चाहिए? आपको स्वतंत्रता मिली है तो उसका उपयोग देश और समाज के हित में ही होना चाहिए। चलिए शब्दार्थ, नेक्स्ट एक्सरसाइज शब्दार्थ। आपको हार्ड वर्ड्स भी लिखने हैं। हार्ड वर्ड्स मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन कर दूंगी, टिक करवा दूंगी। हार्ड वर्ड्स एंड ऑल एक्सरसाइज वी विल लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।